Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need my help in and around Delhi, you can contact me in this number. So हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ के बारे में कि विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि भाई पहले थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटी क्या है, क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, आपका सब सिस्टम वनरेबिलिटीज़ हैं, या स्पूफिंग हो सकती है, इम्पर्सोनेशन हो सकता है, या वेबसाइट डिफेसमेंट हो सकती है, या किस तरीके से नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। कोई भी हैकर किस तरीके से नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट किया कर सकता है। तो पहला सेशन था कि किस तरह से इंट्रोडक्शन था नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स का, क्योंकि अगर आप ऑडिटर हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, आप जाओगे तो ऑडिट करोगे, किसका ऑडिट करोगे, नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑडिट करोगे, उसके कंट्रोल्स का ऑडिट करोगे। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया और फिर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रेट्स और वनरेबिलिटीज़ के बारे में जानना जरूरी है कि क्या भाई कौन से थ्रेट्स आएंगे। थ्रेट्स आ जाने के बाद अब हम आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में। तो हमारे स्टडी में नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स करके हेडिंग दी हुई है, और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या है कि ये एग्जामिन करता है कि भाई कौन कौन से कंट्रोल्स अवेलेबल हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, और कौन से थ्रेट्स जो है आइडेंटिफाइड थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। कंट्रोल्स हमारी स्टडी में जो दिए हैं, पहले आर्किटेक्चर है कि भाई किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए कि जिससे कि थ्रेड्स की कमी हो सके। भाई एक नेटवर्क है, नेटवर्क की सिक्योरिटी में आर्किटेक्चर बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का आर्किटेक्चर होना चाहिए जिससे कि सिक्योरिटी रोबस्ट रहे, अच्छी रहे, कंट्रोल्स बेटर रहें। दूसरा क्रिप्टोग्राफिक और इंक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड चीज़ होनी चाहिए, कौन किस टाइप का इंक्रिप्शन होना चाहिए। फिर कंटेंट इंटेग्रिटी, फिर स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, फिर रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी, फिर फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसमें एक बार फिर पढ़ेंगे फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कि आर्किटेक्चर या डिज़ाइन किस तरह का नेटवर्क में होना चाहिए और वो सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करता है। आर्किटेक्चर के पास क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर कंटेंट इंटेग्रिटी पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी की क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन क्या करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी देगा। इसके बाद इंटेग्रिटी, CIE होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तीन चीज़ होती है सिक्योरिटी में। अवेलेबिलिटी का मतलब और जिसको अवेलेबल होना चाहिए उसी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब जिसको नहीं होनी चाहिए उसको नहीं होनी चाहिए। तो एक दोनों सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं, मतलब हेड्स और ट्रेल्स हैं एक सिक्के के। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी बेसिकली अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन से आएगी। कंटेंट इंटेग्रिटी, कंटेंट की इंटेग्रिटी मेंटेन करेगी। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश है कि जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए उसको जहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, और जहाँ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अवेलेबिलिटी। वो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन से। रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी, रिमोट में अगर कोई सिस्टम पड़ा हुआ है उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी। फिर फायरवॉल लगाते हो आप, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो, इस तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो नेटवर्क का है उसका बहुत इफेक्ट होता है सिक्योरिटी में। और सबसे पहले हमारी स्टडी में तीन चीज़ दी हुई हैं आर्किटेक्चर में: सेगमेंटेशन, रिडंडेंसी और एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सेगमेंटेशन है सबसे पहला, दूसरा रिडंडेंसी है, एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और ये तीनों चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब किसी दूसरे फॉर्म में पढ़ चुके हैं, इस समय किसी दूसरे फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल्ड वे में हम पहले सेशंस में ले चुके हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन में हमने ये जाना था कि जो एंटायर जो 3 टायर के बजाय एंटायर जो सिस्टम था, क्लाइंट सर्वर 2 टायर था, उसके बाद 3 टायर था, फिर एंटायर था। तो एंटायर में हमने ये बोला था कि अगर मान लिया सपोज कोई अच्छा कोई डेटाबेस है, बैंक का डेटाबेस है, किसी का डेटाबेस है, तो वहाँ पर एक वेब सर्वर होना चाहिए। यानी कोई भी कम्युनिकेट करे वेब सर्वर से कम्युनिकेट करे, और वो वेब सर्वर जो है एप्लीकेशन सर्वर से करे, एप्लीकेशन सर्वर जो है डेटाबेस सर्वर से करे, यानी डेटाबेस सर्वर में एप्लीकेशन सर्वर से ही जाया जा सके, और एप्लीकेशन सर्वर में वेब सर्वर से ही जाया जा सके। बीच में अगर एक और सर्वर लगाना है तो एक और लगा लीजिए। तो
ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपको ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले वेब सर्वर हो, वेब सर्वर के बाद क्या है कि ऑथेंटिकेट करे आदमी, ऑथेंटिकेट करे मतलब यानी पासवर्ड देखे, और फिर उसके बाद जब ओके हो जाए तो वो उसका सेशन तब वो एप्लीकेशन सर्वर के पास जाए। तो इस तरह के कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सेगमेंटेशन हो सकता है। सेगमेंटेशन जो होती है वो लिमिट करता है हार्म को नेटवर्क में, क्योंकि हर नेटवर्क में स्पेशलाइजेशन हो जाता है भाई। जो आपका हर में अपनी तरह की स्पेशलाइज्ड फायरवॉल लग सकती हैं, और स्पेशलाइज्ड फायरवॉल जो आप लगाओगे वो ये स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स लग सकते हैं, और उससे क्या है इंट्रूजन नहीं हो सकता, डायरेक्टली इंट्रूजन नहीं हो सकता। अगर कोई नुकसान हो गया तो कम से कम नुकसान होगा। तो यानी कि इंटेंशन सेगमेंटेशन से है पोटेंशियल हार्म को लिमिट करना। क्या है? पोटेंशियल हार्म को लिमिट करना। और पोटेंशियल हार्म को कैसे लिमिट किया जा सकता है? सबसे पहले क्या होता है कि सेगमेंटेशन नंबर ऑफ थ्रेड्स को रिड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ डैमेज को रिड्यूस करता है, वनरेबिलिटी को रिड्यूस करता है। मैं कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर एक वेब सर्वर है, ऑथेंटिकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर है, अगर वो एक सिंगल सर्वर में है और वहीं ई कॉमर्स हो रहा है, तो ये बहुत इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन क्यों होगा? क्योंकि एक ही सर्वर में एक कॉम्प्रोमाइज सर्वर तो सारा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़। जो सिक्योर डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा ऑब्वियसली सिक्योर डिज़ाइन वही होगा कि मल्टीपल सेगमेंट्स हों, क्योंकि जो पब्लिक को एक्सपोज हो वो केवल वेब सर्वर एक्सपोज हो। तो यानी कि उसमें हैवी सिक्योरिटी लगे, उसमें जो ट्रैफिक हो उसको ज़्यादा देखा जाए, और वेब सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करे। मतलब डायरेक्टली बंदा डेटाबेस में ना चले जाए, डायरेक्टली बंदा एप्लीकेशन सर्वर में ना चले जाए। अगर एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर और सारी सर्वर एक ही होंगे तो बंदे का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। और सिक्योर डिज़ाइन के लिए हमें मल्टीपल सेगमेंट्स करना पड़ेगा, और वेब सर्वर जो कि को एक्सपोज करना पड़ेगा पब्लिक से, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा कहाँ पर जाएगा? अगर जीमेल की साइट में जाएगा तो सबसे पहले कोई आदमी ही जाएगा, कोई बाहर का बंदा ही जाएगा जीमेल की साइट में, तो वो वेब सर्वर में जाए, बाकी और सर्वर एक्सपोज्ड नहीं है। जो बाकी सर्वर हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं और वो उसका कम्युनिकेशन डायरेक्ट ना हो। तो यूज़र एथेंटिकेशन का हम यूज़ करेंगे, डेटाबेस का एक्सेस का यूज़ करेंगे, सेपरेट सेगमेंट्स का यूज़ करेंगे और सेपरेट सर्वर्स का यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम पोटेंशियल हार्म को कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो सब सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब वेब सर्वर है, वेब सर्वर में कोई डेटा नहीं है आपका। जो जैसे मैंने सबसे पहले मैंने कम्युनिकेट किया तो जीमेल को कम्युनिकेट किया, तो मैंने वेब सर्वर को कम्युनिकेट किया, तो मैंने पासवर्ड और लॉगिन नेम डाला। पासवर्ड और लॉगिन नेम सीधे एक पर्टिकुलर सर्वर के पास जाएगा, और वहाँ पर वो सर्वर देखेगा कि ये पासवर्ड और लॉगिन सही है कि नहीं सही है, और वो सर्वर जो हमारा जो पासवर्ड जो डेटाबेस जो हमारा पासवर्ड वगैरह का रखा हुआ है वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति से सेशन रखना है कि नहीं रखना है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से सेशन रखना है कि नहीं रखना है, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से सिग्नल कम्युनिकेशन रखना है कि नहीं रखना है। अगर वो पासवर्ड सही है, यूज़र नेम सही है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा यस, क्योंकि वो पासवर्ड और वो नहीं भेजेगा, वो केवल येस नो देगा, कंपैरिजन करेगा, येस नो भेजेगा, वो पासवर्ड नहीं भेजेगा। कभी भी पासवर्ड भेजेगा तो किसी और को पासवर्ड पता चल सकता है, तो वो ज़िंदगी में कभी पासवर्ड नहीं भेजेगा। यानी कि वो कंपेयर करेगा ये पासवर्ड और लॉगिन नेम सही है कि नहीं सही है। जैसे ही वो कहेगा कि येस, तो उस सर्वर का काम खत्म हो गया, दूसरे सर्वर का काम स्टार्ट हो गया। तो यानी कि वो पर्टिकुलर सर्वर पासवर्ड और लॉगिन नेम रखे हुए है और उसकी मैचिंग कर रहा है, बस इतना ही उसका काम है। तो वहाँ पर पहुँचना इजी नहीं है, वहाँ पर केवल सेशन के कुछ माइक्रो सेकेंड्स पहुँचा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचा जाएगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। पासवर्ड और लॉगिन नेम वहाँ पर है, और उन्हीं माइक्रो सेकेंड्स में वो वेरीफाई कर देगा कि हाँ सही है नहीं है। और अगर कोई सेशन उससे ज़्यादा सेशन करने की कोशिश करेगा उस डेटाबेस सर्वर से, तो वो कनेक्शन काट देगा। तो वो सिक्योर रहेगा, यानी पासवर्ड और लॉगिन नेम सिक्योर रहेगा। अब
आपका सेशन बन गया। अब मैंने जीमेल से बात की, वेब सर्वर से बात की, वेब सर्वर ने मेरा पासवर्ड कंफर्म किया, पासवर्ड के डेटाबेस ने कहा ठीक है ये लेजिटिमेट आदमी है, अगर नॉन लेजिटिमेट है तो सर वहीं पर से ब्लॉक हो गया, मेरा सेशन ब्लॉक हो गया। और अगर मान लिया सपोज मैं लेजिटिमेट आदमी हूँ तो फिर उसके बाद उसने बोला कि ठीक है ये लेजिटिमेट आदमी है, अब ये इसको इस पर्टिकुलर डेटाबेस के इसकी मेल्स का एक्सेस दे दो। उसने मेरे को मेल्स का एक्सेस दे दिया और मैं मेल्स मेरी आने लगी और मैं कम्युनिकेट करने लगा। अब मैं किससे कर रहा हूँ, मैं वेब सर्वर से कर रहा हूँ, वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर से कर रहा है, एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से कर रहा है जहाँ पर मेरा डेटा रखा हुआ है, लेकिन वहाँ मेरा पासवर्ड नहीं है। तो इससे सिक्योरिटी करने में बहुत हेल्प होती है, इससे मैसिव अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है, सेगमेंटेशन से मैसिव अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो आर्किटेक्चर जो है नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में आर्किटेक्चर का या डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट जो है वो सेगमेंटेशन है, दूसरा इफेक्ट है रिडंडेंसी। आर्किटेक्चर कंट्रोल में रिडंडेंसी होनी चाहिए कि अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर साइट कोई फंक्शन ना कर पाए तो वो दूसरा साइट कर सके, एक वेब सर्वर काम ना करे। या मालूम पड़ा जीमेल का एक ही वेब सर्वर है और मालूम पड़ा अचानक वो वेब सर्वर डाउन हो गया तो जीमेल बंद हो गया। बेटर डिज़ाइन क्या है, आपके पास 2 सर्वर होने चाहिए, फेलोवर मोड होना चाहिए, बेसिकली रिडंडेंसी होनी चाहिए। फेलोवर मोड या 2 सर्वर या 3 सर्वर, 2 सर्वर काफ़ी सही हैं, इनफ हैं, लेकिन 3 सर्वर हो सकते हैं। और जीमेल के तो इतने बहुत ज़्यादा सर्वर्स हो सकते हैं जीमेल या इनके, क्योंकि इनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कई सर्वर होते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सर्वर्स होने चाहिए। फेलोवर मोड का हमें यूज़ करना है कि फेल ना हो। फेलोवर मोड में क्या होता है कि सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, पीरियडिकली पूछते रहते हैं कि भाई हाँ सही चल रहा है कि सही चल रहा है तेरे को। तो एक सर्वर दूसरे सर्वर से पूछता है कि भाई सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। कम्युनिकेशन उसका चेक करता रहता है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन चेक करते रहते हैं। जैसे ही एक का कम्युनिकेशन गया दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है। इससे परफॉर्मेंस गिर जाएगी, जरूरी डेफिनेटली कि भाई 2 सर्वर की जगह अब 1 सर्वर अवेलेबल है, तो इससे परफॉर्मेंस गिर सकती है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो सकती है परफॉर्मेंस, लेकिन मिनिमम प्रोसेसिंग आपकी होगी, क्रूशियल फंक्शंस चलते रहेंगे। तो यानी कि रिडंडेंसी आर्किटेक्चर को हेल्प करती है। रिडंडेंसी आर्किटेक्चर को कब हेल्प करती है कि अवेलेबिलिटी में हेल्प करती है। यानी कि अगर मालूम पड़ा आपको पैसे निकालने हैं, आप कहीं पर गए हो, बीमार हो और आपका कार्ड ना चले, आप अपने किसी रिश्तेदार को अभी एक्सीडेंट हो गया है, आप सीधे हॉस्पिटल में जाते हो और हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले बोलता है कि भाई इसका ऑपरेशन करना और पैसा वो है। तो अगर आप कार्ड स्वाइप करते हो और उसमें पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उस कार्ड का मतलब ही क्या है। अब पैसा भी नहीं निकालते हो, इसलिए नहीं निकालते हो कि भाई मेरे पास कार्ड है, और वो कार्ड स्वाइप नहीं करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अवेलेबिलिटी इंपेयर होगी और उससे बहुत नुकसान हो सकते हैं। कंपनी को नुकसान हो सकते हैं, उसके प्रेस्टीज को नुकसान हो सकते हैं, बंदे को नुकसान हो सकते हैं जिसको फैसिलिटी दी गई है। तो रिडंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है। वेब सर्वर 1 की जगह 2 होना बहुत ज़रूरी है। फेलोवर मोड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिडंडेंसी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्रिटिकल फंक्शन चलते रहें। तीसरी चीज़ है एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ये होता है कि अगर एक किसी वजह, हमने ये भी पढ़ चुके हैं, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया सपोज एक पॉइंट फेल हो गया, पूरा सिस्टम फेल हो गया। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हटाना बहुत जरूरी है। किसी भी नेटवर्क के आर्किटेक्चर में नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटा दो। अगर कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो वो सारी एक्सेस डिनाई कर देगा, यानी अवेलेबिलिटी को इंपेयर करेगा। CIEM में किसको, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी में किसको इंपेयर करेगा, अवेलेबिलिटी को इंपेयर करेगा। यानी जिसको अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। ये नेटवर्क के सिक्योरिटी का कंट्रोल है। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये जिसको चीज़ें मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलनी चाहिए। एक किला है, सपोज टीपू सुल्तान क्यों मारा गया, इसलिए मारा गया क्योंकि जब वो हारने लगा अंग्रेज़ों से तो वो अपने किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पर उसके सिपा सालार ने बेईमानी कर दी और उसका दरवाजा ही नहीं खुला किले का। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने उसे मार दिया।
यानी अवेलेबिलिटी उसकी इंपेयर कर दी। जो अवेलेबल होनी चाहिए किले, उसका किला था, वो आदेश देता, दरवाज़ा खुल जाता, वो किले के अंदर चले जाता। लेकिन उसका जो सेनापति था उसने बेईमानी कर दी, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और अवेलेबिलिटी उसने इंपेयर कर दी। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एलिमिनेट करने का मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी देना। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी के 3 पिलर्स हैं जिसमें अवेलेबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो अवेलेबिलिटी में क्या है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आप हटाओ, ऐसे पॉइंट्स हटाओ जहाँ एक्सेस डिनाई हो जाए। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक्सेस डिनाइड हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंगल डेटाबेस है, एक लोकेशन में है, वो मालूम पड़ा सुनामी आ गई और वो पूरा डेटाबेस ही बह गया। ये मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वर बनाया और वहाँ सब कुछ होता है और वो सर्वर मद्रास में है। अचानक सुनामी आ गई और वो बह गया और मालूम पड़ा कल की डेट में आप बैंक के पास गए कि पैसा, बैंक को पता ही नहीं कि आपका कितना पैसा उनके पास है। तो अच्छे नेटवर्क डिज़ाइन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमेशा एलिमिनेट किया जाता है अवेलेबिलिटी देने के लिए। और अवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ कि अवेलेबिलिटी, जहाँ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसा कि टीपू सुल्तान के साथ हुआ, उसको अवेलेबिलिटी चाहिए थी किले की, उसने सिक्योरिटी के लिए वो किला बनाया था, उसके अंदर रह रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसके सेनापति ने धोखा दे दिया और अवेलेबिलिटी उसकी एम्पेयर कर दी। तो सिक्योरिटी का कोई अर्थ ना रहा, उस सिक्योरिटी का कोई अर्थ ना रहा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्किटेक्चर में 3 चीज़ें हैं: सेगमेंटेशन, रिडंडेंसी और एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आर्किटेक्चर में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, ऐसा आर्किटेक्चर बनाना चाहिए कि जिसमें सेगमेंटेशन हो और जिससे कि कोई हार्म करना चाहे तो वो ना कर सके। कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्यों है? अवेलेबिलिटी के लिए रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फेल ओवर मोड में ना आए, सिस्टम काम करता रहे। और तीसरी चीज़ है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एलिमिनेट करना है कि अगर एक पॉइंट फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो गया, वो गड़बड़ है। जैसे जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 4 पिलर में होती है, तो वहाँ 4 पॉइंट ऑफ, एक पिलर गिरा पूरी बिल्डिंग गिर गई, प्रॉब्लम क्रिएट। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपको एलिमिनेट करना है। एक पर्टिकुलर चीज़ गिरी और सारा चीज़ गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टडी में क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन दिया हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल में, कि किस तरीके से नेटवर्क सिक्योरिटी रखी जाएगी। तो उसमें क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन दिया हुआ है। अब क्रिप्टोग्राफी ऑफ इंक्रिप्शन में हमारी स्टडी में लिंक इंक्रिप्शन दिया है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन दिया हुआ है। हमारी स्टडी में ये दोनों चीज़ें बड़े ही डिफिकल्ट और टफ तरीके से दी गई हैं। मतलब जो इंक्रिप्शन है, लिंक इंक्रिप्शन है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। बेसिकली इंक्रिप्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इंक्रिप्शन का पूरा चैप्टर है उसे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2 टाइप के इंक्रिप्शन है, लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए कि अगर एक लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शन हमारी स्टडी में बड़े टिपिकल वे में दिया हुआ है, आप समझ नहीं पाओगे, बड़े ही नीरस बेकार तरीके से दिया हुआ है। बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, नो डाउट वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, इजीली समझ में नहीं आएगी। तो लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शन समझते हैं। मालूम पड़ा एक चिट्ठी भेज रहे हैं, एक बंदा चिट्ठी भेज रहा है कन्याकुमारी से, नहीं जम्मू कश्मीर से भेज रहा है। मैं श्रीनगर से एक चिट्ठी भेज रहा हूँ और कन्याकुमारी वो चिट्ठी जानी है। चिट्ठी जानी है जम्मू कश्मीर से जाएगी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से जाएगी सपोज अहमदाबाद, अहमदाबाद से जाएगी बॉम्बे, बॉम्बे से जाएगी कन्याकुमारी, मद्रास, उसके बाद जाएगी कन्याकुमारी। अब 2 तरीके हैं चिट्ठी को भेजने के। एक, जो ले जाने वाला व्यक्ति है उसकी सिक्योरिटी कर रहा है, तो ये हो सकता है कि वो चिट्ठी को बिल्कुल बंद कर दे। और सबसे पहला ये हो सकता है कि चिट्ठी के ऊपर एड्रेस लिख दे, कि यानी जहाँ जहाँ पर वो जा रही है वो एड्रेस देखते जाए और भेजते जाए। वो कहे जम्मू वाला देखे कहाँ जानी है, अच्छा दिल्ली जानी है, तो उसने पैकेट न्यू दिल्ली वाले में डाल दिया, न्यू दिल्ली वाले में फेंक दिया। उसके बाद न्यू दिल्ली में पहुँची, उसने ऊपर हेडर देखा, अच्छा ये एड्रेस है, उसने फिर उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद अहमदाबाद भेजा, अहमदाबाद वाले ने देखा अच्छा ये पैकेट है, उसने बॉम्बे भेजा, बॉम्बे वाले ने पैकेट देखा, ऊपर से एड्रेस देखा और फिर उसने कहा ये तो आगे जाएगी मद्रास जाएगी, मद्रास से कन्याकुमारी चलेगी। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में
हेडर को इनक्रिप्ट नहीं किया जाता है। यानी कि आदमी को पता है कि कहाँ जानी है। अगर वो कन्याकुमारी में चंद्रशेखर बरोला विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में जानी है तो आदमी देखेगा, देख के पास सामने एड्रेस है, वो कभी इंक्रिप्ट नहीं होगा एड्रेस। लेकिन लिंक इंक्रिप्शन में अलग चीज़ होती है। लिंक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जम्मू कश्मीर वाले ने जो पैकेट है उसको एक पैकेट के अंदर डाल दिया, आपने पैकेट के अंदर पैकेट को एक दूसरे पैकेट में डाल दिया और उस पैकेट में कोई एड्रेस नहीं है, पूरी तरह से पैकेट इंक्रिप्ट हुआ। जम्मू कश्मीर में उसने पैकेट खोला और एक बार देखा क्या है, जब वो पैकेट खोलेगा और देखेगा तो उसे सारा मटेरियल दिखाई देगा, एड्रेस भी दिखाई देगा, टेक्स्ट भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद वो बंद करेगा और उसके बाद पैकेट रखेगा और उसको पैकेट को भेज देगा। अब रास्ते में वो पैकेट जा रहा है, कोई उस पैकेट को नहीं देख सकता है कि कहाँ जाना है वो वाला है। तो जो पैकेट दिल्ली पहुंचे तो फिर पैकेट खोला जाएगा और उसमें एड्रेस देखा जाएगा। तो यानी कि जितने भी नोड्स हैं वहां पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाएगा। यानी पैकेट को खोला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कहाँ का एड्रेस है, अच्छा यहाँ का एड्रेस है, अच्छा फिर आगे भेज दिया जाएगा, फिर पैकेट को बंद कर दिया जाएगा। यानी इंक्रिप्ट किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा, इंक्रिप्ट किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज कोई पैकेट है तो उसमें पैकेट में एड्रेस लिखा होता है और जनरली पोस्ट ऑफिस वाले देखते रहते हैं कि ये पैकेट कहाँ जाना है, तो उससे एड्रेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि सेंडर नेम और भेजने वाले का पता और पहुँचने की जगह का पता दोनों आपको नजर आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन एक और तरीका है कि पूरे पैकेट को ही इनक्रिप्ट कर दिया जाए, यानी कि पैकेट बीच में कोई भी आदमी ना दे सके, यानी कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक कोई भी आदमी ये ना दे सके, पैकेट बिल्कुल सील्ड हो जाए, पैकेट बिल्कुल इनक्रिप्टेड हो जाए, पैकेट को कोई खोल ना सके, पैकेट ये जान ना सके कि कौन सेंडर नेम है, कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, कहाँ जाना है। जब दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर उस पैकेट को खोला जाए और फिर देखा जाए ये कहाँ भेजना है, अच्छा कन्याकुमारी भेजना है, बंद किया गया, फिर अहमदाबाद भेज दिया गया। अहमदाबाद के आदमी ने उस पैकेट को खोला, उसको अभी कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही उसने खोला तो उसमें फिर एड्रेस दिखाई दिया, अच्छा ये कन्याकुमारी जा रहा है, तो फिर उसने भेजा। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है नोड में, और ये जनरली कौन करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जब पैकेट्स भेजते हैं तो पैकेट जब भेजते हैं वो सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे होता है, यानी वो लीज लाइन होती हैं, ऑप्टिकल लाइंस होती हैं जो अब इन ऑप्टिकल लाइंस में कोई डेटा जा रहा है तो कोई भी उस डेटा को देख सकता है, वो ये पहचान सकता है कि भाई ये कहाँ से चला है और कहाँ जा रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो यानी हर नोड में हर जगह पर वो पैकेट खुलता है, देखता है क्या है और फिर उसके बाद आगे जाता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि पैकेट खुलता नहीं है, पैकेट में सेंडर और दोनों का एड्रेस होता है और फिर पैकेट जा रहा होता है। दूसरी बात यह है कि दोनों इंक्रिप्शन किए जा सकते हैं, यानी कि जब पैकेट मेरे कंप्यूटर से चला तो मैंने उसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर दिया, यानी कि उसको जो मैसेज तो पूरा इंक्रिप्ट कर दिया कि मैं अगर कुछ मैसेज भेज रहा हूँ उसको पूरी तरह से इंक्रिप्ट कर दिया, लेकिन उसमें जो हेडर है और जो उसका टेलर है उसको मैंने इंक्रिप्ट नहीं किया, वो बता रहा है कि ये कहाँ जाना है। और जैसे ही वो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचता है, मेरे दिल्ली में अगर मेरा सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन है तो मेरा सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन के पास पहुंचता है, वोडाफोन उसको पूरे पैकेट को इंक्रिप्ट कर देता है। पहले देखता है ये कहाँ भेजना चाहता है, अच्छा ये इस पैकेट को बॉम्बे कन्याकुमारी भेजना चाहता है, अच्छा वो पूरे पैकेट को इंक्रिप्ट कर देता है और आगे भेज देता है। आगे वाले नोड में वो पैकेट खुलता है और हेडर और ट्रेलर देखता है, अच्छा इधर जाना है, फिर वो आगे भेज देता है। तो इस तरीके से इनक्रिप्शन हो सकता है और तो ये नेटवर्क की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। यानी कि पैकेट पहले लेवल पर मैंने इंक्रिप्ट किया एंड टू एंड इंक्रिप्शन से। एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, मेरे कंप्यूटर से कन्याकुमारी में जिसके पास ये पैकेट जाना है वहाँ तक वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन हेडर और टेलर इनक्रिप्टेड नहीं, क्योंकि एड्रेस जहाँ जाना है वो इनक्रिप्ट मैं करूँगा तो फिर वो पैकेट नहीं आगे नहीं जाएगा, राउटर को पता ही नहीं चलेगा ये पैकेट कहाँ जाना है, कहाँ से पहुँचा ये नहीं पता चलेगा। तो जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो वो मेरे को पिंग देगा, मेरे को एक्नॉलेजमेंट देगा कि पैकेट मिल गया है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो इंटरनेट है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार किया गया है। तो पैकेट जब पहुँचता है डेस्टिनेशन में वहाँ से वो मुझे कहेगा कि हाँ भाई पैकेट मिल गया है, एक्नॉलेजमेंट देगा। तब मेरा कंप्यूटर कहेगा अच्छा ठीक है मिल गया, तो फिर वो दूसरे पैकेट्स भेजेगा। जब अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो पैकेट भेजता रहेगा, उसी पैकेट को बाहर भेजता रहेगा। तो यानी कि मेरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। लिंक इंक्रिप्शन क्या है,
नोड्स के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है वो लिंक इंक्रिप्शन है। तो एक बार देख लेते हैं हमारी स्टडी क्या कहती है। हमारी स्टडी कहती है लिंक इंक्रिप्शन में डेटा जो इनक्रिप्ट होता है फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक में प्लेस होने से पहले इनक्रिप्ट होता है। यानी कि लिंक इंक्रिप्शन मैंने क्या बोला, लिंक इंक्रिप्शन मैंने ये बोला है कि सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होता है, पैकेट खुलता है और कम्युनिकेशन लिंक में, फिजिकल कम्युनिकेशन लिंक में भेजने से पहले उसको फिर इनक्रिप्ट करता है। तो इनक्रिप्शन यहाँ डेटा लिंक लेयर में होती है, कई बार क्या होती है फिजिकल लेयर में होती है, यानी कि सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड हो जाती हैं। यानी कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा है, नोड कर रहा है, वोडाफोन उसको इनक्रिप्ट कर रहा है एक नोड पर और फिर आगे भेज दे रहा है सारे पैकेट्स की तरह। तो वो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है और वो लोएस्ट लेवल पर फिजिकल लेयर पर इनक्रिप्शन होती है, यानी सबसे नीची लेयर पर इनक्रिप्शन होती है। तो लिंक इनक्रिप्शन मैसेज को प्रोटेक्ट करता है, पूरे मैसेज को प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ पर करता है, अगर दो नोड्स के बीच में, दो होस्ट के बीच में। लेकिन क्या होता है कि मैसेज क्योंकि नेटवर्क लेयर में एक्सपोज्ड होती है तो इसलिए सारे इंटरमीडिएटरी नोड्स जो हैं मैसेज को रीड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर वोडाफोन भेज रहा है, एयरटेल भेज रहा है, तो जितने भी इंटरमीडिएटरी नोड्स हैं उस पैकेट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी राउटिंग और एड्रेसिंग है वो नेटवर्क लेयर में की जाती है। तो लिंक इंक्रिप्शन जो है जनरली क्या होता है, यूज़र को इनविजिबल होता है और यूज़र मतलब मुझे और जहाँ तक जिसको पहुँचना है उसको इनविजिबल होता है। और ट्रांसमिशन लाइन में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पर्टिकुलरली उन ट्रांसमिशन लाइन में जिनमें वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिंक इंक्रिप्शन ट्रैफिक एनालिसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि आर्मी होती है, आर्मी में अगर एबनॉर्मल मैसेज आने जाने लग गए हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आर्मी एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्लानिंग बन रही है। तो वो ट्रैफिक एनालिसिस से लिंक इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन करता है। और लिंक इंक्रिप्शन जो होता है वो यूज़र को इनविजिबल होता है, यानी कि मैं यूज़र हूँ और दूसरा जो डेस्टिनेशन और ओरिजिन वाला जो यूज़र है उनको इनविजिबल होता है। क्यों इनविजिबल होता है? इसलिए इनविजिबल होता है क्योंकि बेसिकली नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इसे कर रहा होता है। और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, इसमें इंक्रिप्शन जो है फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर में करता है, बेसिकली सबसे लोएस्ट लेयर में करता है। और क्योंकि यहाँ पर करता है तो जो हेडर्स हम अटैच करते हैं, जैसे हमने OSI मॉडल में पढ़ा, नेटवर्क लेयर में करते हैं। तो नेटवर्क लेयर में हम हेडर्स और टेलर्स हम ऐड करते हैं, और हेडर्स और टेलर्स वो पैकेट को ओपन करता है, देखता है कि हेडर्स और टेलर्स क्या हैं, और फिर हर नोड में ओपन करता है, इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, आगे भेज देता है। ये है लिंक इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक एंड से दूसरे एंड तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी मेरे एंड से कन्याकुमारी के एंड तक प्रोवाइड करेगा। अब उसमें डिक्रिप्टेड क्या चीज़ होती है, जो चीज़ नॉन इनक्रिप्टेड होती है वो क्या होती है, हेडर और ट्रेलर होते हैं, उससे जो डेस्टिनेशन डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन होता है नेटवर्क लेयर पर होता है। और जब इंक्रिप्शन यहाँ एंड टू एंड इंक्रिप्शन हम यूज़ करते हैं तो डेटा इनसिक्योर नहीं होता है, क्योंकि हेडर और ट्रेलर तो हम ऑलरेडी दिखा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। जो अंदर का मैसेज है वो सिक्योर होता है, भले ही आप कितने इंटरमीडिएटरी होस्ट से भेजो, बीच में कहीं से भी भेजो, इंटरमीडिएटरी होस्ट उसे ओपन ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हेडर और टेलर तो सबको दिखेंगे, जो चिट्ठी के बाहर पता सबको दिखेगा, अंदर चिट्ठी पूरी तरह इनक्रिप्टेड है। जो चिट्ठी लिखी है आई एम फाइन हियर की जगह आई की जगह 2 और ऐड कर दिया है, के लिखा हुआ है, JK लिखा हुआ है, M की जगह A की जगह BC लिख दिया है। इस तरीके से पूरी चिट्ठी इनक्रिप्टेड है, तो कोई खोलकर उसे पढ़ भी नहीं सकता है, तो वो कंप्लीटली सिक्योर रहता है। लेकिन चूंकि क्या होता है कि हेडर और ट्रेलर नहीं रहते हैं, सिक्योर नहीं रहते हैं, तो ये ट्रैफिक एनालिसिस से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। और
दोनों चीज़ें यूज़ की जा सकती है, लिंक और एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक समय में यूज़ की जा सकती है, और जिससे कि ट्रैफिक एनालिसिस में भी सिक्योर है और बाकी चीज़ में भी सिक्योर है। तो हमारी स्टडी में थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में दिया हुआ है कि स्टैंडर्डाइज वे में दिया है, जिसमें ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझने के लिए इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। थैंक्स।